तो जैसा कि पिछले कुछ दिनों से पूरे विश्व में एक खतरा मंडरा रहा है, एक वैश्विक संकट के तौर पे इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये एक सुगबुगाहट है तृतीय विश्व युद्ध की, ऐसा कहा जा रहा है लगातार विश्लेषकों के द्वारा। तो देखिए, तृतीय विश्व युद्ध होगा नहीं होगा ये कभी भी हम पहले से कैलकुलेट करके चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन ये बात तय है, रूस के द्वारा अंततोगत्वा यूक्रेन पर जो है हमला कर दिया गया है। ठीक है, हमला ही नहीं हुआ बल्कि ये क्षेत्र आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका मैप है, ये पूरा आपका यूक्रेन है। पिछले सेशन में मैंने आपको पूरे विवाद की जड़ बताई थी कि क्या पूरा मैटर था, तो वो सेशन आप लोगों ने सबको एक बार देख लेना है। अब यहाँ पे स्थिति क्या होगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे कहानी बदल चुकी है। कल 23 फरवरी को कल की घटना, आज 24 फरवरी है, 23 फरवरी को ये वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, लुहांस्क और इसको डोनहास क्षेत्र बोलते हैं, डोनहास क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर दो क्षेत्र हैं आपके, एक लुहांस्क क्षेत्र है और डोनेटस्क क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पर अलगाववादियों के द्वारा, जो कि रूस समर्थित हैं, अलगाववादियों के द्वारा इन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया और रसिया के द्वारा इन क्षेत्र को मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, और रसिया की जो सेना है यहां पर प्रवेश कर गई और आज सुबह जो व्लादिमीर पुतिन है, वहां के रसिया के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जो है हमला कर दिया गया है रूस के द्वारा यूक्रेन पे। और उन्होंने हमले का कारण जो बताया है, उन्होंने बताया है कि यहां पर यूक्रेन के जो डोनबास इलाके पर ये जो दोनों क्षेत्र हैं आपके मेन, देखिए जो हुआ है आक्रमण आपका इन दो क्षेत्रों पर और क्रीमिया प्रायद्वीप वाले क्षेत्र से हुआ है। एक तो ये वाला क्षेत्र आपका लुहांस्क क्षेत्र और डोनेटस्क क्षेत्र, ये है आपका डोनहास रीजन, इसको पूरे को डोनहास रीजन कहते हैं। ये रसिया से लगा हुआ है, यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र, चारों तरफ से रसिया ने वैसे भी घेर रखा था इसको। तो अंततोगत्वा अभी स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में भगदड़ की स्थिति है, समझ लीजिए, पूरे सड़कों में जाम लग चुका हुआ है, लोग लगातार भाग रहे हैं वहां से। और ये बात देखिए, कोई भी देश जब युद्ध में जाता है तो स्थिति गंभीर हो ही जाती है। तो इस समय परिस्थितियां बहुत, और अभी क्या है, एक प्रोपेगेंडा वार में भी कन्वर्ट हो चुका है। ये प्रोपेगेंडा वार का मतलब ये है कि रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने यूक्रेन के 40 सैनिकों को मार दिया, वहीं यूक्रेन के द्वार से दावा किया जा रहा है कि 50 सैनिकों को मार दिया गया। तो अभी आपको इस तरीके की खबरें भी लगातार सुनाई दे रही होंगी। हर युद्ध में हमेशा कोई भी देश, अब देखिए होगा क्या, बाह्य आक्रमण हो चुका है, दोनों देशों में इमरजेंसी लग चुकी होगी, आपातकाल। जब भी बाह्य आक्रमण होगा, मैंने आपको आईआर में एक बात बताई है, वार्तालाप खत्म हो गया, इसका मतलब युद्ध होगा ही होगा, है ना। जब कूटनीतिक, पहले तो पहला तरीका यही होता है ना कि किसी तरीके से वार्तालाप से मुद्दे को सुलझाया जाए। मुद्दा क्या था, नाटो में सम्मिलित होने को लेकर के जो एक अड़ियल रवैया यूक्रेन का और नाटो देशों का बना था, उसको लेकर के रसिया के द्वारा की गई ये प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई है। ठीक है, अब जो है स्थिति कुछ भी हो सकती है। आज अभी सुरक्षा परिषद की आपातकालिक बैठक भी बुलाई गई है। सुरक्षा परिषद की 2 दिन पहले बैठक थी, उसमें भारत ने भी अपना रुख साफ किया था। तो आज जो है 24 फरवरी को जो है सुबह सुबह पुतिन साहब के द्वारा आदेश दिया गया हमले का, और उसमें जो है सैन्य कार्रवाई को लेकर के सबसे पहली बात यही बताई गई कि यहाँ पर जो भी यूक्रेन के सैनिक थे उनको बोला गया कि आप अपने हथियार डालिए, वापस जाइए, लेकिन उनके द्वारा प्रक्रिया की गई, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है रूसी सैनिकों के द्वारा कार्रवाई करनी पड़ी। तो अब स्थिति आगे आने वाले समय में क्या होगी ये समय ही बताएगा। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल निकल के आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ी संस्था है, रसिया भी इसका मेंबर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की घोषणा के बाद, युद्ध की घोषणा के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लग चुका है, आपातकाल की स्थिति हो गई है। वहां के नागरिकों को 500 रुपए से ज्यादा मुद्रा बैंक से निकालने की अनुमति नहीं है। मतलब वो मैक्सिमम जितना भी उनका जमा था, अब उसमें केवल 500 रुपए ही निकाल सकते हैं। वहां से पलायन बहुत तेजी से चालू हो चुका है। और यह बात तय है कि देखिए, बहुत पीछे है रूस से, है ना, रूस से बहुत पीछे है यूक्रेन। किसी भी तरीके से रूस का प्रतिकार नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या है, उनको लग रहा है कि अभी, क्योंकि जो उसके राष्ट्रपति का भाषण आया था, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा हम यूक्रेनी हैं, हम लड़ेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे पीछे नाटो खड़ा है।
ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अब अमेरिका और जितने भी विश्व के प्रमुख देश हैं, जिसमें से भारत एक प्रमुख देश है, भारत को चाहिए कि अब आगे निकल करके किसी तरीके से मैटर को सुलझाया जाए और समस्या के समाधान की दिशा आगे बढ़ा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं पे यदि बात आगे बढ़ गई, यदि सैन्य गुटबंदियां होने लग गई, नाटो, अब देखिए दो ही चीजें हैं, जब कोई युद्ध होता है, आपस में युद्ध जब तक चलता रहता है कोई दिक्कत नहीं होती, सामान्यतः गतिविधियां होती रहती हैं। कई बार तनाव आपने देखा है कि हमने गलवान वैली में झेला है, अभी इससे पहले गलवान वैली में क्या हुआ कि वहां पे कोई आया नहीं, लेकिन यदि इसमें कोई कूद पड़ा, मान लीजिए इधर से नाटो की सेनाएं कूदती हैं सहयोग में यूक्रेन के, तो रशिया के साथ फिर चीन खड़ा हुआ है, चीन के साथ फिर उत्तर कोरिया खड़ा हुआ है ना। फिर ऐसे में स्थिति जब गुटबंदी में बदल जाता है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कुछ नहीं थे, सिर्फ गुटबंदी थे, और जब ये चीजें गुटबंदी में परिवर्तित होंगी तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। तो पहले तो गुटबंदी से बचना चाहिए पूरे विश्व को इस दौरान। और इस मामले को चीन का सबसे अच्छा बयान ये आया है कि चीन का कहना भी है कि किसी तरीके से इस मैटर का सुलझाव बैठ करके करिए, है ना। तो इस दिशा में प्रयास चल रहे हैं और इसी को लेकर के ये पूरा क्षेत्र है, देखिए रसिया का एक तरीके से, रसिया अपना विस्तार करके इस पूरे क्षेत्र को कैप्चर करना चाहता है, जिसमें रसिया यहां तक आ चुका है, लुहांस्क से डोनेट्स्क से, ये पूरा क्षेत्र कब्जा कर लिया गया है, ठीक है। और लगातार जो है अब रॉकेट, मिसाइल, टैंक्स शहर के अंदर प्रवेश करते हुए कई सारी फोटो, इमेजेस अब लगातार आ रही हैं। फाइट प्रारंभ हो चुकी है समझ लीजिए, और बॉल टू बॉल कमेंट्री आप लोग न्यूज अब आपकी चलेगी, ये समझ लीजिए। लेकिन अब इस समय जरूरी यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना। देखिए यूक्रेन की राष्ट्रपति का बयान क्या है, इन्होंने क्या कहा है, कोई दहशत नहीं है, हम मजबूत हैं। हर देश यही कहता है शुरुआत में। देखिए कोई भी युद्ध है, उस युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा, संधि। हर युद्ध का परिणाम यही होता है ना, संधि ही निकलती है, तो अंत में आना उसी में है। तो इससे पहले यदि चीजें हो जाए तो ठीक है, नहीं तो विनाश करके हो, है ना। किसी ना किसी का विनाश होगा। परमाणु देश है आज रसिया के पास, जो परमाणु शक्ति है वो शायद किसी और के पास नहीं है, जितनी परमाणु शक्ति अमेरिका उसके आगे पीछे भी नहीं इस चीज में दिखता है। तो और रसिया का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। रसिया से जिसने भी द्वितीय विश्व युद्ध में यदि हिटलर रसिया नहीं जाता तो फिर क्या होता, शायद कुछ और कहानी होती, इतिहास कुछ और होता। तो रसिया को छेड़ना ठीक नहीं है। और रही बात भारत की, तो भारत भी युद्ध में, देखो हम किसी गुटबंदी में सम्मिलित होने वाले देश नहीं है, हम किसी गुटबंदी में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इस मामले को सुलझाया जाए। हम तमाशगीर बन के भी नहीं रहेंगे कि भाई लड़ाई हो रही है, हम जो है यहां से क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम इस मैटर को सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे क्योंकि कूटनीतिक वार्तालाप खत्म हो चुकी है। यूक्रेन ने अपने सारे कूटनीतिक रिलेशंस खत्म कर लिए हैं, अपने जितने भी प्रतिनिधि डिप्लोमेट्स थे उनको वापस बुला लिया है। तो पूरे विश्व के ऊपर अभी खतरा है। देखिए क्या लिखा हुआ है उनका बयान, कोई दहशत नहीं है, हम मजबूत हैं, हर बात के लिए तैयार हैं, हम हर किसी को हराएंगे क्योंकि हम यूक्रेनी हैं। तो ये ठीक है, मोटिवेशन के लिए एक लीडर के तौर पे वो बोल रहे हैं क्योंकि उनके पीछे नाटो का हाथ है, ठीक है। लेकिन इससे बेनिफिट नहीं होगा और रूस को भी चाहिए। रूस का कहना है कि भाई अब यहाँ पे नाटो सेनाओं को या अमेरिका को मुझे पुख्ता करना पड़ेगा कि नाटो का इसमें कोई जुड़ाव नहीं होगा। तो अब समझिए फिर से अमेरिका और नाटो के देश जितने भी हैं, कहीं ना कहीं पे ये देखिए 23 फरवरी को ये घटना घटी थी आपकी, यूक्रेन और रूस के सैन्य अभियानों में 2 प्रांत आपके, इनको मान्यता दे दी गई है और इन प्रांतों को गणराज्य घोषित कर दिया गया। और रूस ने कहा है कि अब हमारे सैनिक इन प्रांतों की सुरक्षा करेंगे। तो यहां से कहानी शुरू हुई है और कहीं ना कहीं पे यहीं से कहानी पूरी तरीके से बदल गई है। और उन्होंने यही बोला है कि रूसी सेनाएं, 21 फरवरी का बयान था रात को, कि रूसी सेनाएं पूर्वी यूरोप में दाखिल होंगी, यानी यूक्रेन में प्रवेश करेंगी और अलगाववादी क्षेत्रों में शांति स्थापित करने की दिशा में काम करेंगी। तो अब शांति स्थापित, वो शांति की जगह पे स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो रूस का समर्थन खुला तो है ही है। हाँ, स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया क्या? हाँ, उन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। रूस वो बाद में अंत तो गत्तो तो फिर आना वहीं पे है ना, जैसे क्रीमिया के साथ हुआ वैसे। तो अब कोई भी देश अपनी संप्रभुता को बचाना चाहेगा, यहाँ पे यूक्रेन भी गलत नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि अब ये कहानी वर्चस्व की है और इसको यदि कोई शांत करा सकता है तो वो यूनाइटेड नेशन सुरक्षा काउंसिल के जितने सदस्य मेंबर हैं, उन्हीं को अब लगेगा कि अब आकर के वो किसी तरीके से मैटर को समझाएं। भारत का रुख क्या है, देखिए अभी यूएनएससी में भारत ने जो बोला था, भारत ने कहा था कि भारत सैन्य कार्रवाई के किसी के हित में नहीं है, हम नहीं चाहते कि सैन्य कार्रवाई हो, हम चाहते हैं बातचीत के मामले से ही रास्ता निकले, ठीक है। तो ये भारत की अपनी खुद की प्रतिक्रिया है और हम इसी को लेकर के हम जो है टिके हुए हैं। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके मैटर को सुलझाया जाए, क्योंकि सैन्य शक्ति के तौर पे रसिया अग्रणी है, उसके पास तकनीकी से लेकर के हर एक चीज है।
तो समाधान एक ही है कि बैठ करके मामले को सुलझाया जाए, जो कि बड़ा कठिन लग रहा है। इतने दिनों से तनाव था और ये लग रहा था कि कहीं दोनों देश किसी के द्वारा गलती ना की जाए, लेकिन अब अंततोगत्वा गलती हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूरे क्षेत्र का मामला है और रसिया ने 3 तरफ से अभी हमला किया है। डोनहास्क रीजन यहाँ से प्रवेश कर चुकी हैं सेनाएं, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मानचित्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अब रसिया जो है पूरी तरीके से इसको, ये आपका ये पूरा रीजन है। एक तो यहाँ से सेनाएं प्रवेश कर रही हैं, यहाँ से प्रवेश कर रही हैं और यहाँ से पूरा ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र अलग करने की कोशिश है, इसको रसिया में मिलाने की। ये पूरा रीजन आप देखिए, ये न्यू रसिया वाला क्षेत्र जो है आने वाले समय पे निकल के आएगा। तो यहाँ पे विद्रोही और अलगाववादी संगठन भी यूक्रेन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला है और अभी स्थिति देखिए, अब युद्ध की कोई भी है, अब प्रोपेगेंडा वार चलेगा, एक दूसरे की तरफ दावे किए जाएंगे। अब वो कितना वेरीफाई होता है। यूक्रेन ने कहा कि हमने 50 रूसियों को मार दिया, रसिया ने कहा हमने 40 को मार दिया, हमारे टैंक घुस गए हैं, ये हो गया है। तो अब लगातार चीज़ें चलेंगी, ठीक है, जब तक मामले को शांत नहीं कर दिया जाता। अब देखिए, तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, कोई नहीं चाहेगा, कोई ये पहला मामला नहीं है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ था, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सबको पता है इजराइल अपने आप में सशक्त है, अमेरिका उसके ऊपर बैठा हुआ। फिलिस्तीन में वो जो हमास और दुनिया भर के ग्रुप्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है और उतनी ज़्यादा उनके पास पावर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 संप्रभु राष्ट्रों की बात है, जिसमें से एक तरफ पूरी नाटो सेना है और दूसरी तरफ पूरा जो है आपका, तो नाटो में यूक्रेन अभी सम्मिलित नहीं है, तो निश्चित तौर पे नाटो का आना कोई लाजमी नहीं, आना ही नहीं चाहिए। तो अभी दोनों देशों के बीच में चीजें हों और बैठ करके मामले को सुलह के मामले सुलझाया जाए, यही एकमात्र उपाय है। और अभी यूक्रेन और नाटो के विलय को कुछ समय के लिए डिले किया जाए। और पहली बात, मेरे ख्याल से बचना चाहिए। भारत भी इस चीज का समर्थन कभी नहीं करता है कि सैन्य गुटबंदियां हों, क्योंकि सैन्य गुटबंदियां ही विश्व युद्ध का कारक बनेंगी। और यदि विश्व युद्ध होता है तो फिर एक तबाही यूरोप में और देखने को मिलेगी, और उसका विस्तार कितना होता है ये अलग है, ये अलग बात है। ठीक है, तो विस्तार देखिए, कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। किसी को नहीं पता था कि सर्बिया के जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारा जाएगा तो प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। किसी को नहीं पता था कि पोलैंड पे पहला बम का गोला जर्मनी में हिटलर के द्वारा फेंका गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। किसी को नहीं पता कि आज रसिया का यूक्रेन पर किया गया हमला जो है तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों को समझ कर ही हम चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। तो माहौल अभी गहमा गहमी का है, और गहमा गहमी में प्रयास पूरा अंतर्राष्ट्रीय, पूरा विश्व का, ये बड़े बड़े लीडर्स का काम है कि उस मैटर को बैठ करके सुलझाएं। भारत को चाहिए कि आपके नागरिक जो फंसे हुए हैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकाले जाएं, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा नागरिक अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रसिया में भी जो भारत के नागरिक हैं उनके इसके लिए एक जो है हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, और टोल फ्री नंबर दिए गए हैं यूक्रेन में फंसे हुए नागरिकों को कि आप जल्दी से जल्दी इन पर संपर्क करिए, एम्बेसी से हम मदद भेजेंगे और आपको हम जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे कि हम यूक्रेन से बाहर निकाल लें। तो भारत का मेन काम यह कि अपने देश के नागरिकों को पहले सुरक्षित करना ताकि उनका जीवन संकट में ना रहे, और दूसरा इस मैटर पे जो है प्रयास करना कि किसी तरीके से सुलहनामा हो और युद्ध रुक जाए। ठीक है, अभी इसका यही रूप है। अब आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध कई संकट लेकर के आता है, कोई एक संकट नहीं होता, और साधारण तबाही नहीं होगी युद्ध में, है ना। ये समग्र युद्ध में भी बदल जाएगा। दोनों का नुकसान ही है, यूक्रेन का भी नुकसान है और रसिया का भी नुकसान है। देश की अर्थव्यवस्था से जो युद्ध में फंस गया वो 20-20 दोनों पीछे चले जाएंगे, दोनों के सारी गतिविधियां रुक जाएंगी ना, क्योंकि अब इमरजेंसी के हालात हैं, है ना। बाह्य आक्रमण, मार्शल लॉ लग चुका है यूक्रेन में पूरी तरीके से और रसिया में। ठीक है, तो नागरिकों के अधिकारों का भी हनन देखने को मिलेगा। तो अभी ये स्थिति है, और आगे जो भी होगा उसको हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए।